नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र के अध्याय 8, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के मतलब क्या क्या साधन हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम आजीविका जीने के लिए किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने पहले अध्याय में, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जीवन में मौजूद अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र डाली है। हमने इस विचार पर भी हमने यह भी विचार किया है दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वे लोग काम धंधा जो है उनका जो काम धंधा कैसे असर पड़ता है लोगों के जीवन पर, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसल या दूसरी बड़ी चीज़ किस तरीके से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि गांव में लोग किन किन तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी खूब बढ़िया तरीके से जांच पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके बारे में जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली हेडिंग है आपकी कलपट्टू गांव। देखिए, यह तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। कलपट्टू कहाँ है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में है, ठीक है। यह दोस्तों तमिलनाडु के एक समुद्र तट पर यह इलाका है। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो कलपट्टू है उस गांव के लोग कई तरीके के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती होती है। इसके अलावा कई सारे काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घोड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कलपट्टू में कुछ लोग नर्स भी हैं, ठीक है, और शिक्षक भी हैं, धोबी भी हैं, बुनकर भी हैं, नाई भी हैं, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ दुकानदार तथा व्यापारी भी हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ दुकानदार पर काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ व्यापार करके अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह में आयात निर्यात करके भी अपनी आजीविका चलाते हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है दोस्तों। जो उनकी जो मुख्य गली है वह एकदम मार्केट की तरह दिखती है। इसमें आपको तरह तरह की कई छोटी बड़ी दुकानें दिखाई देंगी, जैसे कि चाय की, सब्जी की, कपड़े की दुकान, तथा दो दुकानों के बीच बीज और खाद की भी, मतलब जैसे फसलों के सामान की भी दुकानें आपको दिखाई देंगी। देखिए दोस्तों, चार दुकानें जो हैं वो चाय की भी हैं और 4 टिफ़िन भी मिलता है यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या क्या है यहाँ पर। देखिए आगे है, टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जो सुबह इडली, डोसा और उपमा मिलता है। जैसे आप लोगों ने इडली, डोसा और उपमा का नाम सुना होगा, ठीक है। और शाम के नाश्ते में वड़ा पाव और ब्रेड पकौड़ा, मैसूर पाक मिलता है, ठीक है। जो चाय की दुकान के पास एक कोने में एक लोहार भी रहता है, और वो जो लोहार है दोस्तों वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है वहाँ पर। उसके घर में ही लोगों की चीज़ें बनने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की भी दुकान है, और लोहार के घर के जस्ट बगल साइड में एक साइकिल की मरम्मत करने की भी दुकान है, ठीक है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। अगर वहाँ आपको साइकिल चाहिए तो वहाँ जाकर आप किराए पर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि गांव में लोग किस प्रकार से आजीविका चलाते हैं, ठीक है। इसका यह उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोग गांव के बारे में जान जाएं कि गांव में लोग मुख्य रूप से कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है।
अब देखिए आगे बताते हैं। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने के काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शहर में जाकर मकान बनाते हैं और लारी का काम करते हैं, मजदूरी वाला काम भी करते हैं। देखिए आगे है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो गांव है दोस्तों वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और सिंचित ज़मीन पर मुख्य धान की खेती होती है। और जो वहाँ पर मतलब सिंचाई हो जाती है उसकी मुख्य जगह पर धान की खेती भी होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते हैं। देखिए वहाँ पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा परिवार खेती के माध्यम से ही अपनी आजीविका को चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, ठीक है। कपास, गन्ना और केला भी है दोस्तों। यहाँ पर केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं और कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखते हैं कि हम उनकी जो आजीविका के बारे में क्या सीख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों कलपट्टू गांव में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक तुलसी नामक व्यक्ति का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग तुलसी से मिलते हैं। देखिए हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। इसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं, ठीक है। तो जो रामलिंगम की ज़मीन है वो टोटल कितनी है, 20 एकड़ है, ठीक है। 20 एकड़ मतलब उसके पास ज़मीन है और उस ज़मीन पर कुछ लोग काम करते हैं। शादी के पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती थी। रामलिंगम की पत्नी जो है कुरुथमा नाम की इसका नाम है करुथमा, काम की निगरानी भी करती है। देखिए जब ये लोग मतलब मजदूरी करने जाते हैं तो रामलिंगम की जो औरत है करुथमा, वह उन लोगों को नज़र भी रखती है कि कौन काम कर रहा है कि कौन काम नहीं कर रहा है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यहाँ उन मौक़ों में से एक है, मैं धान रोप रही हूँ, ठीक है। जब धान की जो फसल है थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए भी, बाद में कटाई के लिए भी बुलाएगा, ठीक है दोस्तों। यह जो मतलब वह गांव है कटपट्टू, वहाँ पर मतलब कभी कभी मतलब खेतों में मजदूरी करने का अवसर मिलता है और जब मिलता है तो इसका वहाँ के जो लोग निवासी हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और वे लोग जाकर मजदूरी करते भी हैं। देखिए आगे बता रहा है, जब मैं कम उम्र की थी, एक इसमें लड़की का वर्णन कर रहा है। वह लड़की अपने बारे में बता रही है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का जो काम है वो आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबे रहने में तकलीफ़ होती है। वो जो औरत है अपने बारे में बता रही है कि मुझे ज़्यादा देर तक झुककर काम करने में और जो पानी में पैर डुबोकर रहने में अब काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ, ठीक है। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने के बाद वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने वालों में से नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बताता है कि जो मेरा पति है रमन भी एक मज़दूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह गांव के कीड़ों की दवाई छिड़कता है। देखिए गांव के लोग किस तरीके से अपना आजीविका जीवन यापन करते हैं, क्योंकि गांव में दोस्तों कोई कंपनी तो होती नहीं है। तो गांव में मूल रूप से आप खेती ही कर सकते हैं, भट्ठे पर काम कर सकते हैं यही, और किसी का ट्रैक्टर चला सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। और कोई, चूँकि गांव में
ज़्यादातर खेत होते हैं, उस खेत में ही आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी के बालू ढोने के काम में का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहर में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम भी करती हूँ। ठीक है, यह औरत मतलब बता रही है कि मैं खेत का काम तो करती हूँ, उसके साथ साथ मैं घर का भी काम करती हूँ। ठीक ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। खेत में काम करने मैं घर में सब के लिए खाना बनाती हूँ और दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा जो पति है मेरा पति घर का सामान जैसे कि साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। जो इनके पति हैं रमन, घर के साग सब्जी खरीदने में अपनी पत्नी का मदद करता है। देखिए, अब बता रही है वो औरत कि हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे जीवन की खुशी हैं। ठीक है, उन दोनों की 2 बेटियां हैं और वे दोनों बेटियां ही उनकी जीवन की खुशियां हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं और पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार पैसे लिए थे और उस उधार को भी चुकाने के लिए हमने अपनी गाय को बेचना पड़ा। देखिए दोस्तों, यह लोग मजदूरी करके किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपनी 2 बेटियों को पढ़ाते हैं। पिछले वर्ष क्या होता है कि इनकी एक बेटी बीमार पड़ जाती है, जिसको ठीक होने में उसको ये लोग एक तरीके से ज़िले के अस्पताल तक लेकर जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। और ये लोग पैसे रामलिंगम से उधार लेते हैं और अपनी गाय को बेचकर ये लोग पैसे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तुलसी की कहानी में पढ़ा जैसा कि हमने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये जो काम है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उसी से उसमें गुजारा भी नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण में से करीब 40% लोग खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन लोग हैं। और कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में भटकना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक हेडिंग है शेखर के बारे में चर्चा करेंगे कि शेखर कौन है। हमें यह दान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है और हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। और मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसान की भी मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये शेखर बता रहा है कि जब दूसरे किसानों को जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके खेत में जाकर काम कर लेता हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वे जो सारे किसान हैं वे मेरे साथ आकर काम कर लेते हैं। इससे दोनों का काम आसानी से हो जाता है। देखिए, व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद दे देते हैं। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाने हैं। व्यापारी ने किसान को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। ठीक है, कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को
अपना धान बेचें, मुझे अपने खेत से 60 बोरे धान मिलेगा। इनमें से कुछ से तो मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी जो है बाकी घर में लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए धान की एक तरीके से उसकी धान निकाला जा रहा है। धान को जैसे बोलते हैं कि थ्रेशरिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों के धान, ठीक है, इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यही सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चे के लिए थोड़ा सा पैसा हम लोगों को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, गांव का जीवन कितना कष्टदायक और कितना कठिन होता है, और कुछ लोग को गांव अच्छा लगता है। शहर भी अच्छा है, शहर से अच्छा तो गांव ही है। गांव में चूँकि सुकून मिलता है, जबकि शहर में सुकून नहीं मिलेगा। गांव में अगर आपको चोट लग जाएगी तो 10 लोग दौड़ पड़ेंगे। शहर में आप चीख चीख कर मर जाएंगे, कोई आपको बचाने तक नहीं आएगा। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज, देखिए दोस्तों आगे क्या बता रहा है, साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल को कीड़ा लग जाता है तो जो पूरी फसल होती है वह बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार जो है चलाने के लिए उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और वे पैसे वे लोग कर्ज के रूप में लेते हैं। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि जो किसान है, ठीक है, जो किसान है कर्ज तले दब गया है। और आप लोग कभी कभी सुने भी होंगे दोस्तों कि कुछ किसान जो होते हैं कर्ज न माफ़ होने की वजह से सरकार के लोन, चाहे मतलब आसपास के जहाँ से लोग कर्ज लेते हैं, कभी कभी जो किसान होते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, फांसी तक लगा लेते हैं। ठीक है, तो इनकी समस्याओं को हम लोग को समझने की बहुत ज़रूरत है। और इनके लिए नए नए अगर गांव में अगर नए नए कंपनी, चाहे नए नए अगर रोज़गार के साधन अगर उपलब्ध कराए जाएं तो गांव में मतलब कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रामलिंगन और करुथमा पति पत्नी है ये दोनों लोग, रामलिंगन और करुथमा। देखिए, ज़मीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के जो पास एक चावल मिल भी है, और बीज व कीटनाशक बेचने की एक दुकान है। और चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा, ठीक है, कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्जा लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का जो चावल है आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है, इसमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है दोस्तों। जो रामलिंगन है वो आसपास में चावल निर्यात करके उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। देखिए, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं और शेखर की तरह छोटे मोटे किसान हैं, और रामलिंगन की तरह बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं, और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेत पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन
हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे केवल टुकड़े हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सेकर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसान को यही हालात हैं। भारत के जो 80% किसान हैं उनके दोस्तों यही हालात हैं। भारत में 20% जो किसान हैं वो रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं और बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर एक तरीके से खेती करते हैं और उनकी जो उपज है वो बहुत बड़े भाग में होती है और इनकी जो मतलब उपज से जो कमाई है वो भी अच्छी खासी होती है। देखिए दोस्तों, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि जो बड़े किसान हैं इनके धंधे में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों है। आजीविका के जो महत्वपूर्ण साधन हैं जैसे महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में से मदद करते हैं। इस तरह जो सहकारी समिति के पास शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका का काम होता है और आजीविका का यह मुख्य उन लोगों के लिए साधन माना जाता है। देखिए दोस्तों, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि जो पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरोड़ा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि यह परिवार कलपट्टू के पास पुद्दूपेट नामक गांव में रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अरोड़ा और परिवेलन, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अरोड़ा और परिवेलन यह हेडिंग भी है आपकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लोग मछली कैसे पकड़ रहे हैं। एक गांव में एक पोखरा के मतलब चित्र दिखाया गया है तालाब का। यहाँ पर इसमें मछली पालन होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। पुद्दूपेट जो कलपट्टू से ज़्यादा दूर तो नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़ने अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं दोस्तों। वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन जो होता है मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, उसको बोलते हैं कैटामरैन। ठीक है, की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमा-गहमी रहती है और इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं। देखिए दोस्तों, गांव में मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती है। मेरा पति परिवेलन, ठीक है, मेरा भाई और मेरा जीजा आज बड़ी देर से लौटे और मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरा कैटामरैन में इकट्ठे इस समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफ़ान में फंस गए थे। ठीक है, तो दोस्तों समुद्रों में कभी कभी तूफ़ान भी आ जाते हैं। देखिए आगे दिया है कि आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने अपने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं जो है नीलाम कर दूँगी। नीलाम का मतलब होता है दोस्तों बेच देना। ठीक है, यानी मछलियाँ जो हैं वो कुछ तो अपने परिवार के लिए रख दी जाती हैं, कुछ मतलब उसके बाद नीलाम कर दी जाती हैं, यानी उसको बेच दी जाती हैं। और जो नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं।
देखिए दोस्तों 3 हिस्सा उनको मिलता है जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, काफ़ी मशक्क़त के साथ मछली पकड़ कर लाते हैं। और एक हिस्सा दोस्तों उसका होता है जिसकी नाव होती है, ठीक है, नाव और जाल होती है, ठीक है, नाव और जाल जिसकी होती है उसको एक हिस्सा मिलता है। देखिए आगे लिखा है दोस्तों, चूँकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं और वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा और जो कैटामरैन में लगा हुआ है, इससे ये लोग समुद्र तक दूर तक जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ इन लोग को मिल जाती हैं, ठीक है। आगे बताया है कि नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरी भर भर के पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी जो हैं कुछ व्यापारी भी जो शहर के दुकान के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी के काम का निपटा देती हूँ और शाम में मेरा जो पति है वो बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हुए उसकी मरम्मत करते हैं और कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देते हैं। दोस्तों जो मछलियाँ मारने जाते हैं वो 2 ही बजे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियाँ के प्रजनन का समय होता है, ठीक है। जब मछलियों के प्रजनन का समय होता है तब वे लोग नहीं जाते हैं। ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मछली बेची जा रही है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी औरतें हैं, एक यहाँ पर पुरुष है, ये मछलियाँ खरीद रहा है। ये मछली बहुत रोहू की मछली लग रही है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इस महीने में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी का मछली बेचनी पड़ती है। हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए दोस्तों ये लोग बता रहे हैं कि पिछले साल जब सुनामी आई थी इनका बहुत नुकसान हो गया था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं दोस्तों, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना। फसल अच्छी हो तो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह के जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं यहाँ पर। देखिए गांव में दोस्तों अगर आप खेती करते हैं तो हमेशा व्यस्तता लगी रहती है। कभी खेत की बुआई करना है तो कभी खेत की कटाई करना है। जब खेत की कटाई करना है तो मतलब मौसम को देखते रहना है कि मौसम कब साफ़ होता है तो उसको मतलब थ्रेसिंग करना है। लोग डरते रहते हैं कि अगर कटाई के वक्त अगर बारिश हो जाती है तो उनकी सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। देखिए आगे बता रहे हैं कि दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की जो फसलें हैं उसको उगाते हैं और फिर भी उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं और उनकी जो समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बता रहा है कि लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कोई लोग उस ज़मीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। जो ज़्यादातर दोस्तों किसान होते हैं वह जो फसल मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं कि मार्केट अगर अच्छी चली तो उनको अच्छा लाभ मिल जाएगा। कुछ किसान को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे उधार लिए रहते हैं। मैंने दोस्तों अभी आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया कि कुछ जो किसान होते हैं वह अपना जो फसल उगाते हैं वह उन्हीं को देने के लिए विवश होते हैं जिनसे वो उधार लिए रहते हैं, क्योंकि उनको दोबारा भी उधार लेना पड़ता है। देखिए गुजर बसर करने के लिए कई परिवार
को कम खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब तक लेना पड़ता है जब तक उनके पास कोई काम नहीं रहता। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य धंधों पर फल फूल रहे हैं, और भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर, मजदूर, मछली पकड़ने वाले और परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, गांव का जीवन बहुत ही, अगर एक तरीके से माने, अगर आपके पास ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, ज़मीन नहीं है तो आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग यह चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से समझे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का भी आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, और लाइक का भी बटन है उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।